वेलकम वंस अगेन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पीजीआईएमआर डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम आपका 18 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपने थंबनेल चेक की होगी। आप सबको पता है 2 पोस्ट हैं, तो क्या उन 2 पोस्टों में से कोई पोस्ट हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड है किसी डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए? अगर रिज़र्व है तो सिलेक्शन के क्या चांसेस होंगे अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप डिसेबल्ड कैंडिडेट नहीं हो? तो सारे के सारे डाउट है इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। कोई आपका डाउट ऐसा होता है जो वीडियो में हम डिस्कस ना करें तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताना, उसका हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। तो साथियों, ये वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ एक चीज़। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देखोगे आपको देखने को मिलेगा टोटल 22 दिसंबर को एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ होता है। उस एडवर्टाइजमेंट में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर के लिए जो पंजाब में है आपका, और पीजीआई चंडीगढ़ के लिए टोटल वैकेंसीज़ कितनी थी? 41 वैकेंसीज़ थी। मैं आपको ऑफिशियली दिखा दूंगा। तो 41 वैकेंसीज़ के लिए आप सबने अप्लाई किया, तो उसमें से एक पोस्ट आती है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है DEO 141 C ग्रुप से बिलोंग करती है। टोटल 2 पोस्टें आपको देखने को मिली थी, जिसमें एक जनरल की थी और आपकी एक ओबीसी की थी। अब देखो, फोकस करने वाली जो चीज़ है वो ये चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है इसमें। ऊपर देखो आप, हेडिंग पे क्या लिखा है, ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग में लिखा है आपका नंबर ऑफ पोस्ट ईयर मार्क्ड फॉर फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट आउट ऑफ टोटल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे आपकी 2 हैं और 2 में से कितनी रिजर्व है? यहाँ पे 1 पोस्ट। अच्छा, 1 पोस्ट के ब्रैकेट में LV लिखा है, इसका भी मतलब बताऊंगा मैं आपको LV क्या होता है। ठीक है, अब 2 पोस्ट है, एक जनरल की है एक ओबीसी की है। तो LV की जो पोस्ट है वो जनरल की होगी या ओबीसी की होगी, ये बात भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है साथियों, तो क्लियर आपने देखा है टोटल 41 पोस्ट थी यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट में, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A पोस्ट की। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। बात अभी हमने की थी LV क्या है, तो इसमें आप सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे LV, और इस LV की फुल फॉर्म है लो विजन। क्या है? LV का मतलब होता है साथियों आपका लो विजन। ठीक है, लो विजन जिनको कम दिखाई देता है। आप सबको पता है, आप सबको पता है टोटल 2 पोस्ट है। 2 पोस्ट में से 1 ओबीसी 1 जनरल, दैट इज UR। ठीक है, इसको UR भी बोलते हैं। और इन दोनों पोस्टों में से ही एक LV के लिए रिजर्व है पोस्ट। ठीक है, तो साथियों जब इस तरह से पोस्ट रिजर्व होती हैं तो इन्हीं पोस्टों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ही पोस्टों को बोलते हैं हम रिजर्वेशन। किस टाइप का? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अब इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस तरह से लो विजन वाले कैंडिडेट होते हैं? ठीक है, यहाँ पर ये देखो लो विजन लिखा हुआ है, ये मैं सारा आपको समझाऊंगा। कंप्लीट डिस्कशन से पहले सिंपली एक चीज़ समझाऊंगा आपको, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। पीजीआई में रूल होता है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 40% आपको मार्क्स स्कोर करने पड़े। तो 40% मार्क मिनिमम है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। मतलब 100 में से अगर आप लेस देन 40 नंबर लाते हो तो पोस्ट चाहे वेकेंट रह जाए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मिनिमम जनरल से बिलोंग करते हो तो 40% पे है। ठीक है, ये आपका सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। 35% का होता है अगर आप बिलोंग करते हो SC से, ST से या OBC से। और 40% साथियों किस किस के लिए है? जो साथी जनरल और EWS से बिलोंग करता है। ठीक है,
समझने वाली चीज़ क्या है, आपको दो चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक मैंने बताया है यूआर, एक मैंने बताया है ओबीसी। ठीक है, यूआर का कितना होगा आपको पता है 40% होगा, और ओबीसी का कितना होगा 35% होगा। अच्छा, फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया शैल बी एज पर द प्रेस्क्राइब्ड फॉर हिज हर कास्ट कैटेगरी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। तो इसमें साफ साफ लिखा है अगर कोई जनरल का डिसेबिलिटी में सेलेक्ट होता है तो उसको भी मिनिमम 40 मार्क्स लेने पड़ेंगे, और ओबीसी में अगर कोई सेलेक्ट होता है तो उसको कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे, उसको 35% मार्क्स लेने पड़ेंगे। क्लियर? In case of reserve category candidate applying for unreserved post, the minimum qualifying shall be 40% for all the categories. आप SC से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप SC से बिलोंग करते हो और SC की पोस्ट है नहीं इसमें, तो क्या होगा, आपको 40% मार्क ही स्कोर करने पड़ेंगे अगर आपको पेपर को पास करना है तो। ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब समझने वाली जो चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब जो कन्फ्यूजन चलेगा आपके दिमाग में, आपको करना कैसे या कैसे नहीं करना, मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये देखो यूआर का कैंडिडेट है, उसको 40 मार्क्स लेने हैं मिनिमम। ओबीसी का कैंडिडेट है, उसको 35 मार्क्स लेने हैं मिनिमम। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके एग्ज़ाम के, टोटल होगा आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम। कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। समझने वाली बात यह है, जो 500 से 800 के आसपास मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ, इनमें से जनरल के भी कैंडिडेट हैं, ओबीसी के भी कैंडिडेट हैं, और एलवी जनरल और एलवी ओबीसी ये भी कैंडिडेट है। ठीक है, इन 500 में से ही। अब एक ऐसी चीज़ जो शायद वीडियो देखने से पहले आपको नहीं पता होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सपोज करना है, क्या सपोज करना है आपको, कि आप एक जनरल के कैंडिडेट हो और आपके पेपर में मार्क्स आ जाते हैं 75। ठीक है, आप ये अदर कैंडिडेट है, इसके ओबीसी में आ जाते हैं 80 मार्क्स। ठीक है, तो अब आपको क्या पता है, जनरल की एक पोस्ट है, ओबीसी की एक पोस्ट है, मान लो ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो क्या इनका सिलेक्शन होगा दोनों का? तो इन दोनों का सिलेक्शन डिपेंड करेगा एलवी कैंडिडेट पे। कैसे डिपेंड करेगा एलवी? अब सोचो, एलवी यूआर या ओबीसी किसी का भी हो सकता है, और उसके लिए मिनिमम मार्क्स, अगर वो यूआर से, एलवी यूआर से है तो उसको 40 मार्क्स लेने पड़ेंगे, और अगर एलवी ओबीसी से है तो मिनिमम उसको 35 मार्क्स लेने पड़ेंगे। क्लियर? अब वीडियो पे फोकस करना है आपको, कि इतनी देर से मैं जो समझा रहा हूं ना, उसका कंक्लूजन इस वीडियो में अभी निकलने वाला है। आपने 75 नंबर लिए, सोचो कैंडिडेट यूआर का जो कैंडिडेट है, अब एक ओबीसी का 35 वाला होगा, यूआर का 40 वाला होगा, तो जो ज़्यादा मार्क्स वाला होगा वो कौन होगा, 40 मार्क्स वाला। तो 40 मार्क्स वाला क्या करेगा, यूआर का जो 75 लाख कैंडिडेट है ना, इसको डिसमिस कर देगा। क्यों डिसमिस कर देगा? क्योंकि एक एलवी की पोस्ट ईयर मार्क है। ईयर मार्क पोस्ट का मतलब होता है, अगर कोई कैंडिडेट सूटेबल फाउंड होता है एलवी में से, लो विजन में से, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे किसी और कैटेगरी का हो। ठीक है, दो पोस्ट हैं, जनरल और ओबीसी। अगर जनरल और ओबीसी का एलवी, जो हाईएस्ट नंबर एलवी होगा, क्योंकि 1 पोस्ट ईयर मार्क है, तो उसका सिलेक्शन होना तय है, भले ही उसने 35 नंबर लिए हों, भले ही उसने 40 नंबर लिए हों।
हुआ क्लियर? नहीं हुआ दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब सोचो, सपोज करो आप, ये जो मैंने बोला जनरल का कैंडिडेट को ये कैंसिल कर देगा, सोचो जनरल का कैंडिडेट इसने कैंसिल नहीं किया। ओबीसी में एलवी का कोई कैंडिडेट ऐसा मिला जो 36 नंबर लेता है, और वो सारे के सारे जितने भी एलवी हैं, चाहे जनरल हो या कोई हो, उनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसके, क्योंकि सिलेक्ट देखो एक ही एलवी होगा। अगर एलवी के सोचो दो कैंडिडेट, एक जनरल का निकल जाए एक ओबीसी का निकल जाए, तो ऐसा नहीं है वो दोनों सेलेक्ट होंगे, दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे, वो एक कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। सोचो 36 नंबर लिए और वो कैंडिडेट ओबीसी का एलवी है, ठीक है। अब ये ओबीसी का एलवी इस ओबीसी के 80 मार्क वाले एलवी की सीट कैंसिल कर देगा भाई, सिलेक्शन इस भाई साहब की होगी 36 नंबर वाले की। ये होता है रिजर्वेशन ईयर मार्क्ड पोस्ट पे। भले ही आप 90 नंबर ले लो, भले ही आप 99 नंबर ले लो, अगर एलवी का कैंडिडेट 35 नंबर भी लेता है, 40 नंबर भी लेता है, तो वो 100% सिलेक्ट होगा इस पेपर में, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो साथियों कंक्लूज़न क्या है इस वीडियो का? तो इस वीडियो का कंक्लूज़न है, जो एलवी है ना, उनमें भी आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। क्योंकि पीजीआई में कम से कम मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ आपको, तो पीजीआई में मैं आपको मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, आपको 20 से 30 कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे जो आपके एलवी से होंगे, ठीक है, लो विजिबिलिटी। अब इन 20-30 पोस्टों में जो भी टॉपर होगा, ठीक है, क्या होगा, टॉपर, चाहे उसके मार्क्स 50 ही क्यों ना हो, और जिस कैटेगरी से वो यूआर से या ओबीसी से, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करेगा, वो पोस्ट समझो गई। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो और कोई कैंडिडेट फाइट करके एलवी का ओबीसी का कैंडिडेट निकल के आता है, तो आपको ओबीसी वाली सीट नहीं मिलेगी, ओबीसी वाली सीट आपकी ईयर मार्क हो जाएगी, जो एलवी को चली जाएगी, ठीक है, रिजर्वेशन के अंदर चली जाएगी। और जो जनरल का कैंडिडेट है, फिर वो जनरल के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उसके हिसाब से सिलेक्ट होगा मेरिट बेस पे। और अगर जनरल का एलवी मिल जाता है तो ओबीसी का कैंडिडेट फिर मेरिट के हिसाब से सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ दोस्तों, टोटल ना 2 पोस्टों में से समझो 1 पोस्ट तो गई, किसको गई, ओबीसी को गई या जनरल को गई, ये ना ये एलवी वाले भाई ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो एलवी का टॉपर होगा वो सीट समझो गई। अब काफ़ी मेरे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी फिल की है, 500 से 600 700 तक फॉर्म पीजीआई में देखने को मिलेंगे इस पोस्ट पे, ठीक है। तो मेरा मानना है 300-400 जो भी बच्चे पेपर देने जाएंगे, अब उसमें से सारे के सारे सोच रहे होंगे फिर तो हमने फॉर्म गलत भरा है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप पेपर देने मत जाओ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि ईयर मार्क पोस्ट की सच्चाई क्या होती। क्लियर? तो जितना मैंने आपको समझाया, इस चीज़ से एक चीज़ क्लियर है, यूआर या ओबीसी में से एक पोस्ट जरूर जाएगी अगर एलवी का कैंडिडेट सूटेबल मिलता है तो। अब क्या लगता है सूटेबल नहीं मिलेगा? क्या लगता है एलवी का कैंडिडेट सूटेबल नहीं मिलेगा? चलो मैं मान के चल लेता हूँ। अब 10% पॉसिबिलिटी इस चीज़ की भी है कि मान लो एलवी का कोई भी कैंडिडेट पास ना हो, ठीक है, क्या हो, कोई भी कैंडिडेट पास ना हो, तब जनरल की जनरल को जाएगी और साथियों ओबीसी की ओबीसी को जाएगी, नॉर्मल तरीके से जैसे सिलेक्शन होता आया है पहले भी, ठीक है। बट अगर केस रिवर्स हुआ, किस तरह से होगा केस रिजर्व, तो किस तरह से होगा केस रिवर्स, कि अगर इनमें से कोई भी भाई सिलेक्ट हो जाता है तो जिस कैटेगरी का ये भाई सिलेक्ट होगा उस कैटेगरी में कोई बंदा दूसरा नहीं लग पाएगा।
चाहे इस भाई ने 35 नंबर ही क्यों ना लिए हो, चाहे इस भाई ने 37 नंबर ही क्यों ना लिए हो, और आपने चाहे 90 नंबर लिए हो, फिर भी आप रह जाओगे अगर एलवी वाली कैटेगरी से आप मैच करते हो तो। क्योंकि एक एलवी लगना तय है इस पोस्ट पे। ठीक है, दो सिचुएशन होंगी, कोई भी एलवी पेपर पास ना करे तो जनरल का जनरल सेलेक्ट होगा, ओबीसी का ओबी सेलेक्ट होगा। अगर कोई एलवी पास करता है तो एलवी में जो टॉपर होगा अगर वो बिलोंग करेगा यूआर से तो यूआर की पोस्ट किसी को नहीं मिलेगी। वो ओबीसी से बिलोंग करेगा एलवी कैंडिडेट तो ओबीसी की पोस्ट किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो एलवी को चले जाएगी। ओबीसी के बाद जनरल बचेगी तो जनरल तरीके से भरी जाएगी। जनरल की अगर एलवी को चली जाएगी तो ओबीसी की नॉर्मल तरीके से फिल होगी, जैसे अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में आप देखते हो कहीं भी। ठीक है, तो मेरा पर्पज़ आपको कन्फ्यूजन में डालना नहीं था, मुझे बस आपको सिंपली यही समझाना है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, हमारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, पीजीएमआर रिक्रूटमेंट के नाम से आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप बोलोगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से हम अलग से पीजीआई की एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आपको वो क्लासें देखने को मिलेंगी। जल्दी आपको हमारी दूसरी क्लास देखने को मिलेगी इस वीडियो के बाद ही। तो 18 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा, कंटिन्यूसली आप हमें फॉलो करें। तो इस पोस्ट का फाइनल कंक्लूजन मैं उन बच्चों को बताता हूं जो जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं और एलवी नहीं है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा पेपर देने नहीं जाना है। आपको क्या करना है, अगर उस दिन कोई और एग्ज़ाम होता है तो आप सोच के रखना कंडीशन क्या है पीजीआई के एग्ज़ाम की। ये कंडीशन है जो मैंने आपको अभी समझाई। नहीं नहीं होता है तो पेपर देने जाना है आपने। मैं पेपर देने जाने की आपसे मना नहीं करूँगा। ठीक है, कि 1% पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके चांसेस सिलेक्शन के, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी बताना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आप प्रिपरेशन करते रहो। कोई भी डाउट होता है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल आपके लिए अवेलेबल है। मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके हमें कुछ भी क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हो। तो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे देखने को मिल जाती है। फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, हमें मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे देखने को मिलती हैं साथियों। तो तब तक के लिए साथियों थैंक यू।